हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जी एस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए खाकी सीरीज 3.0 सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें सेट नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है, वो प्लेलिस्ट में है और जो नहीं देखे उसे तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और देखिए, ये क्या है ना कि ये सेट नंबर क्या है, 3 है। और कोई सुझाव उझाव देना हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न कह रहा है ना कि वरुण 2025 क्या है। वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में मनाया जाता है, मतलब किन दो देशों के बीच में हुआ। तो देखिए, वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसमें? भारत और फ्रांस के बीच में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। और ये कब आयोजित किया गया था? तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच ना द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जो वरुण 2025 का, इसका आयोजन किया गया था कब? ये 19 से 22 मार्च 2025 के बीच में किया गया था। 19 से 22 मार्च 2025 के बीच में, मतलब मार्च में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, कुछ अन्य सैन्य अभ्यास है ना जो पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। जैसे कि एक भारत और फ्रांस के बीच में भी एक और अभ्यास होता है। क्या होता है? ये शक्ति अभ्यास होता है। शक्ति अभ्यास 2025 क्या है ये? देखिए, शक्ति अभ्यास 2025 ये किन के बीच में हुआ? ये भी भारत और फ्रांस के बीच में ही। उसके बाद एक और अभ्यास है। क्या? टाइगर क्ला 2025 क्या है? देखिए, टाइगर क्ला 2025, सॉरी हाँ 2025, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ? भारत और अमेरिका के बीच में। और दो तीन और सैन्य अभ्यास है, जैसे तीन चार, जैसे कि डस्टलिक अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है, ये जो इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक आता है पेसेक्स। क्या होता है? पेसेक्स अभ्यास। ये देखिए, ये होता है PASSEX, पेसेक्स अभ्यास। ये क्या किसके बीच में होता है? तो ये होता है भारत और, पेसेक्स अभ्यास 2025 भारत और यूके, किसमें? भारत और यूके के बीच में होता है। तो कुछ दो चार ठो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास नहीं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। खैर, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्न सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन। तो देखिए, सुगम यात्रा का जो आयोजन है ना, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 2025 के अवसर पर ना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो सुगम यात्रा का आयोजन है, ये किन मतलब किन कैसे लोगों के लिए है? ये दिव्यांग जनों के लिए है। ठीक है। और देखिए, ये क्या है ना कि हाँ, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ना मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा ये नई दिल्ली में राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पर ना सुगम यात्रा का आयोजन किया गया था। और इसमें क्या ना कि इस यात्रा का मकसद था कि व्हील चेयर को इस्तेमाल करने वाले लोगों से जुड़े और जो उनसे संबंधित कुछ पूर्वाग्रह है, मिथक हैं, उनको तोड़ना और एक तरह से पहुंच को बढ़ावा देना था और समाज में ना समावेशिता को प्रोत्साहित करना था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला करें, यह मॉडल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME के लिए है। तो देखिए, पहला कथन क्या ना गलत है। पहला कथन। तो दूसरा कथन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। तो एक मिनट, इसको रुकिए जरा, हम देखते हैं इसको सही क्या है। अच्छा, यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ कि देखिए नीचे दिए कूट का प्रयोग कर कथन उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सत्य कथन होना चाहिए कि सत्य कथन को चुनिए। ठीक है। तो देखिए, पहला ना जो हम शुरू में थोड़ा गलत बोल दिए थे, ये मॉडल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए बिल्कुल सही है। ये ऑनलाइन डेटाबेस आधारित क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल। उसके बाद करा दूसरा स्टेटमेंट कि केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है। अच्छा, ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये 2023-24 में नहीं बल्कि 2024-25 में चूज मतलब इसको स्टार्ट किया गया था, 2024-25। देखिए यहाँ पे, और जो ये दो तरह से यहाँ पे सत्य और असत्य तो छूट गया है। और केवल सत्य पूछा होता तो केवल 1 होता, असत्य पूछा होता तो केवल क्या होता, 2 होता। तो यहाँ पे दोनों आंसर अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन क्या है। तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना में कौन से घटक शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें शिक्षा सहायता घटक, हाँ तो ये तो क्या है, बिल्कुल शामिल है। उसके बाद
महिला नेतृत्व और उद्यमिता क्या है, ये भी क्या है शामिल है। लेकिन ये संस्कृति और उन्नयन घटक, तो देखिए यही क्या है शामिल नहीं है। बाकी ये चौथा है कौशल प्रशिक्षण घटक, ये भी क्या है शामिल है। तो इसलिए केवल 3 शामिल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 3 शामिल नहीं है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद से प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है। क्या है, निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है। तो वो कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस से, मलेरिया से, फाइलेरिया से या एड्स से। तो नाम से ही देखिए जैसे लग रहा है ना कि निक्षय, आप सभी लोग पता हो कि ये किस रोग से पीड़ित होता है। तो ये जो टीबी होती है ना, टीबी को ही बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो इससे ये क्या है संबंधित है। और ये ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ना 2018 में शुरू किया गया था। कब, तो 2018 में शुरू किया गया था। नीचे टीबी मतलब नीचे टीबी अधिसूचना प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का करिए, सही कथन चुनिए। तो इसमें पहला कह रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो देखिए देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है। क्योंकि ना मानी देखिए जो मोबाइल वर्ल्ड, देखिए ये मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि केंद्रीय संचार मंत्री ना श्री ज्योतिराज सिंधिया ने किया था। और ये 3 से 6 मार्च 2025 को स्पेन के ना बार्सिलोना में आयोजित हुआ था। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। कि पहला तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आयोजन जो किया गया था कहाँ पे, स्पेन के बार्सिलोना में। कहाँ पे, तो देखिए स्पेन के बार्सिलोना, ठीक है। एक तो ये प्रश्न हो जाएगा। उसका हो जाएगा कि मतलब इसमें भाग तो कौन लिया था, मोदी जी ने नहीं बल्कि ज्योतिराज सिंधिया ने भाग लिया था। तो पहला कथन क्या है, गलत है, ठीक है। किसने भाग लिया था, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अच्छा इसी स्टेटमेंट में है इस समारोह के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन भी किया गया। बिल्कुल ये कथन क्या है, सही है। इस सम्मेलन के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। देखिए ऊपर जो नीचे दूसरा स्टेटमेंट दिया ये तीसरा, तो 2 और 3 इसका सही है। तो देखिए 2 और 3 सही है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता। तो देखिए डिजिटल परिवर्तन विकास, क्या है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025। तो देखिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीतने वाला बैंक है ना आरबीआई है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ना डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता है। देखिए आरबीआई को ना ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से ना सम्मानित किया। और इसमें ना आरबीआई की इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित इसकी प्रवाह सारथी को भी मान्यता दी गई थी। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, 8। कह रहे परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखिए परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में कह रहा है सही कथन क्या करिए, चुनिए। तो पहला कह रहा है कि बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है इस मिशन के अंतर्गत 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। बिल्कुल कथन क्या है, सही है। अर्थात 1 और 2 क्या है, सही है। अर्थात इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। अगला है कि परियोजना परि का संबंध किस मंत्रालय के से है। तो देखिए परियोजना परि का जो संबंध है ना, ये संस्कृति मंत्रालय से। किससे, संस्कृति मंत्रालय से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए परियोजना के ना मतलब परियोजना में मतलब इसके जरिए ना संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य है कि दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों को ना जीवंत कलात्मक स्थलों में बदलना। और इस परियोजना का लाभ उठाते हुए ना भारत के विविध क्षेत्रीय कला रूपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो बढ़ावा देना है। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 10 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही कथन का मतलब चुनिए। तो पहला इसमें कह रहा है ना कि विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। क्षय दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिवस को, 24 मार्च को। देखिए क्षय दिवस को ना टीबी मतलब क्षय रोग होता है जो, ये टीबी लोग कहते हैं ना, टीबी बीमारी जो जिसमें खांसी उसी आती है, उसी को क्षय रोग बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है इस वर्ष की थीम है कि हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें ये हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं इस साल का क्या है, थीम है। और उसके बाद करें भारत में वर्ष 1982 में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। भारत में 1982 से। तो देखिए ये भी क्या है, सही है। 1982 से ही
भारत में 6 दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए तीनों तीनों कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्या है, सभी सत्य है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया? क्या है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की आफ्टर ऑफ द इंडियन ओशन। तो इससे किस देश को सम्मानित किया गया, मतलब किस देश को? तो देखिए इससे सम्मानित किया गया मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस को। तो मतलब मॉरिशस ने सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मॉरिशस द्वारा ना ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड आफ्टर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। और यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है ना मॉरिशस का एक तरह से सर्वोच्च नागरिक होता है। और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले कौन से क्रम के भारतीय हैं? ये पहले भारतीय हैं इस क्रम इसका ऐसा मतलब पुरस्कार पाने वाले हैं। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न के 12 भारत और ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध था ना कि म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों को क्या करना था? सहायता करना था। इसको म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों को सहायता करना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या देखते हैं अगला 13। प्रश्न संख्या 13 का रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो देखिए 98वां बाघ अभ्यारण्य जो घोषित किया गया है ना, ये घोषित किया गया माधव, मतलब देखिए माधव माधव राष्ट्रीय पार्क को। देखिए मध्य प्रदेश के ना माधव राष्ट्रीय उद्यान को ना आधिकारिक तौर पर ना भारत का 58 अर्थात 98वां राष्ट्र बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 क्या है? पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ये जो आयोजन किया गया दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ना दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण 2025 पर जो 2 दिवसीय हुआ इसका उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन दे देगा मोदी जी। बहुत से लोग लगेगा कि अरे मोदी जी या उद्घाटन किए होंगे, लेकिन इसको उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो बात करें कि हाल ही में अखबारों में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है? समर्थ नामक प्रोग्राम। तो देखिए समर्थ नामक जो प्रोग्राम था ये संबंध था दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने से। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए केरल दे रहा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश। तो देखिए केरल जो है ना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की ना स्थापना की है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसमें ना क्या होगा ना बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का ये पत्थर साबित होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो देखा जाए ना जिसमें पहला कौन सा राज्य किया, तो देखिए हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। भारत के किस राज्य देखा जाए तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को ना सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? ये भी कौन सा राज्य है? तो ये बिहार ही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भविष्य विभाग की स्थापना कौन करेगा? हरियाणा करेगा। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना ही है। और पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये भी क्या है? केरल है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो पहले में है, पहले स्थान पर उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए प्रश्न संख्या 17 का रहना है कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष भारत के पहल पर स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किया है? तो देखिए इसका अभी कुछ दिन पहले काफी ये चर्चा में भी था। तो इसका नाम क्या है? तो देखिए इसका जो नाम है ना, इसका नाम है क्या है? हाँ इसका एक मिनट इसको हम लोग देखते हैं जरा। हाँ देखिए इसका जो नाम था विक्रम 3201 और कल्पना 3201। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर कथन का चयन करिए। इसमें कह रहा है भारत ने 2028 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कथन क्या है? देखिए भारत ने 2028 तक टीबी लक्ष्य मतलब खत्म करने का लक्ष्य नहीं रखा था, बल्कि 2025 तक ही रखा था। क्या था? 2025 तक ही। और
तो अब तो चूंकि 2025 बीत चुका है तो खत्म नहीं हुआ है, तो फिर पुनः आगे डेट बढ़ाया ही जाएगा एक बार। उसके बाद कह रहा है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब केवल देखिए इसमें केवल दो सही है, ठीक है। तो देखिए केवल दो सही है ना, तो केवल दो केवल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अभियान दिया है, दूसरे तरफ उसके मतलब द्वारा, मतलब किस आयोग के, मतलब किस विभाग के द्वारा किया गया। तो देखिए मिशन 16 अभियान, तो देखिए मिशन 16 अभियान निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया। तो ये क्या है, सामने ही सम्मिलित है। उसके बाद महिला शक्ति अभियान, तो देखिए महिला शक्ति अभियान ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, बिहार पुलिस। तो देखिए इसका मिलन होगा कहाँ पे, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद मिशन मिशन दक्ष अभियान, ये शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, सी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसके बाद मिशन गुणवत्ता अभियान, तो ये होगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, डी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या रहा है कि अब इसमें देखिए ए का वन था, बी का क्या था, थर्ड, ए का वन बी का थर्ड, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का वन बी का थर्ड सी का टू और डी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 20, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है, मतलब किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है। तो इसमें दे रहा है पहला डोडा बेटा, तो डोडा बेटा कहाँ, कौन सा, तो देखिए डोडा बेटा क्या दिया है, तमिलनाडु, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डोडा बेटा जो है ना ये नीलगिरी पर्वत पर ना, कहाँ पे, पर्वत भी कभी कभी पूछ सकता है किस पे, ये क्या है, नीलगिरी पर्वत। देखिए नीलगिरी पर्वत पे तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है नंदा देवी, तो देखिए नंदा देवी क्या है, बिल्कुल ये भी क्या है, सही है, क्योंकि नंदा देवी जो है ये ना कंचनजंगा के बाद ना भारत का दूसरे सबसे मतलब ऊंचा पर्वत है, और ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही सुमेलित है। उसके बाद कह रहा है अन्नामुडी, तो देखिए अन्नामुडी कहाँ दे रहा है, ये दे रहा है आपका कर्नाटक में। ये क्या है, गलत है, क्योंकि अन्नामुडी जो है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि कहाँ पे है, तो ये केरल में है, ठीक है, ये केरल में। तो उसके बाद से सारामती, सारामती जब, तो देखिए ये तीसरा क्या ना हमारा गलत है, ठीक है। और सारामती कहाँ से सुमेलित होगा, तो देखिए सारामती जो है ना ये नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऑप्शन सामने ही दिया है इसका, और एक ही बच्चा, तो यही सही होगा। तो देखिए तीसरा बस गलत है, बाकी एक एक सही है, दो सही है और चार सही है। तो एक दो चार सही है, तो एक दो चार किस ऑप्शन में, तो ये है सी में, तो इसलिए एक दो चार का आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कोल डैम परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो देखिए कोल डैम परियोजना जो है ना ये है आपके इसमें ऑप्शन में दे रहे हैं कि रावी नदी पे या झेलम, सतलज या पनामा। तो देखिए कोल डैम परियोजना जो है ये सतलज नदी पे स्थित है, किस नदी पे, ये सतलज नदी पर मतलब सतलज नदी की परियोजना है। और ये परियोजना ना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सतलज। कोल डैम किससे संबंधित है, सतलज से। और उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो पहला कह रहा है विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। तो देखिए पहला कथन क्या है इसका, अच्छा, तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। ये भी क्या है, सही है, क्योंकि कोटोपैक्सी जो है ना विश्व के सबसे अधिक ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। और ये है किस देश में, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे, ये है इक्वाडोर में, इक्वाडोर में है। और ये खैर अगला देखते हैं, तीसरा का है विश्व के सबसे ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि एकांगुआ एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, और जिसकी अवस्थिति जो है ना ये कभी कभी पूछ सकते हैं ये किस देश में है? ये अर्जेंटीना में है। ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। तो इसका देखिए एक सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो मूंगफली, तिल, बाजरा, उपयुक्त में से कौन प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है। तो देखिए वर्षा आधारित जो फसल है ना ये मूंगफल, एक मिनट कौन आता है इसमें, अच्छा कई ऑप्शन में दिया है ना। तो देखिए ये जो मूंगफली, तिल और बाजरा ये तीनों के तीनों ना ये खरीफ की फसल है। और तो देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है,
एक तरह से खरीफ की फसल है और इनमें प्रमुखतः मुख्य रूप से बारिश होना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न है 24। तो ये कह रहा है कि महानदी किस नदी के किनारे, मतलब किस सहायक नदी है, महायक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए ये है महानदी की जो सद है, सहायक नदी ना जो दिया है इसमें मांड दिया थी, ये ही कथन पहला है क्या है, गलत है, क्योंकि जो महानदी की जो मतलब तरह से सहायक नदी थी, ये थी मूसी, क्या है, मूसी, ये है मूसी, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि गोदावरी कहाँ पे है? तो देखिए गोदावरी जो है, अच्छा इसमें कौन सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखिए वीडियो यहाँ तक से रुक गया था, जहाँ तक मत पता नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे यहीं से हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 24 का रहा है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए महानदी, मांड किसकी सहायक नदी है, महानदी की, ये क्या है, सही सुमेलित है। उसके बाद कह रहा है मूसी नदी। तो देखिए ये दूसरा कथन क्या ना गलत है, क्योंकि मूसी नदी जो है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। बाकी ये देखिए कावेरी, तो हेमावती जो नदी है ना, कावेरी की सहायक नदी है, और मालप्रभा किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। तो ये कह रहा है कि रूस, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो रूस में है, आर्मेनिया में, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया। तो देखिए जो कैस्पियन सागर ना विश्व का, आप सभी लोग पता होगा, सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, ठीक है। और इसमें इससे कौन कौन से देश मतलब लगे हुए हैं? तो देखिए इसकी सीमा जो है ना रूस के साथ मिलती है, और ईरान के साथ मिलती है, अर्थात एक होगा, पांच होगा, और तुर्कमेनिस्तान के भी साथ मिलती है, ठीक है। और अजरबैजान के भी साथ मिलती है, अर्थात एक, तीन, चार, पाँच। दो में दे दिया है आर्मेनिया। तो देखिए आर्मेनिया से ना ये मतलब कैस्पियन सागर का, देखिए इसको हम लोग और जो देखें, आप सभी लोग पता होगा कि कैस्पियन सागर मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इधर क्या है, इसके रूस आ जाता है, ठीक, यहाँ पे रूस आता है, उसके बाद यही अजरबैजान लगा रहता है, अजरबैजान। उसके बाद नीचे आएंगे ना तो ईरान लगा रहता है, कौन, ईरान लगा रहता है। और उसके बाद से थोड़ा सा इधर कोने में जाएंगे तो यहाँ से तुर्कमेनिस्तान लगाता है, तुर्कमेनिस्तान इसको पढ़ेंगे। और ऊपर जो कौन सा लगा रहता है, कजाकिस्तान। यहाँ पे कौन सा राज्य देश होता है, कजाकिस्तान। तो देखिए आर्मेनिया इससे ना नहीं लगा रहता है, तो एक हो जाएगा। और कौन कौन से ऑप्शन में होगा, देखिए एक होगा, एक हो जाएगा, उसके बाद से तीन होगा, उसके बाद से चार भी होगा, और पांच भी होगा। देखिए जबकि जॉर्जिया भी नहीं लगाया था, दो और चार नहीं लगाया, एक, तीन, चार, पांच लगाया था। देखिए एक, तीन, चार, पांच किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया है ना, एक, तीन, चार, पांच, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या कौन सा है ये, 27 है, अच्छा 26 होगा ना इसके आगे, हाँ सॉरी 26 हम लोग नहीं देखे। कह रहे हैं भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में, कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए इसमें पहला क्या है, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि, अच्छा ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले पड़ता है कांडला, कौन पड़ता है, कांडला, हल, उसके बाद से आता है क्या, हल्दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सबसे पहले आएगा कांडला, उसके बाद हल्दिया आएगा, उसके बाद पारादीप नीचे आएंगे तो पारादीप पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो पड़ जाता है कौन सा, कोच्चि, जो कोच्चि पड़ता है, जो कि सब वो नीचे है सबसे। तो इसलिए ये देखिए कांडला, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 27, 27। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? कहता है कि भूपर्पट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल, मेंटल क्या है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। मेंटल जो ना भूपर्पट्टी के नीचे 29 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है, और ये ना नीचे कोर से और ऊपर एक क्रस्ट से घिरा हुआ है। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है ना, पृथ्वी के ऊपर भी परत क्या है, तो देखिए कह रहे हैं पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई कितनी है, गहरी 35 किलोमीटर है। ये भी कथन क्या है, सही है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है भूपर्पट्टी कहलाता है, ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। और तीसरा कथन कह रहा है समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई समुद्र तल पर परपट्टी की जो मोटाई होती है, भूपर्पट्टी की जो मोटाई, ये देखिए समुद्र तल पर केवल 5 किलोमीटर होता है, लेकिन महाद्वीपीय स्तर पर जाएंगे तो 35 किलोमीटर हो जाता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तीनों कथन सही है ना, तो इसलिए इनमें से सभी सही है, इसलिए आप फाइनली इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही से। उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न संख्या 28, कह रहा है कि
चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है? किसके बारे में कह रहा है? चक्रवात के बारे में। तो कह रहा है कि चक्रवात में हवाओं की दिशा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। तो देखिए चक्रवात, तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन क्या है ना, गलत है। गलत कारण क्या है कि इसका, देखिए जो निम्न दाब वाले क्षेत्र में जो चक्रवात होता है ना, इसमें भारी वर्षा के साथ साथ आने मतलब एक तूफान भी होता है। और पहला कथन गलत ही है। दूसरा कथन कह रहा है कि चक्रवात हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। ये भी क्या है, तो देखिए दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। ठीक है, गलत क्यों है कि पहला कथन कर रहा है कि चक्रवात हवाओं की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। ये गलत इसलिए, मान लीजिए दक्षिण गोलार्ध में जो सॉरी ये भूमध्य रेखा है और उसके ऊपर वाला मतलब होता है क्या, उत्तरी गोलार्ध। नीचे का देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो देखिए इसमें जो हवाओं का एक तरफ से नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा बहुत पता होगा कि कोरियालिस बल की हवाएं कारण किस दिशा में बहती हैं, मतलब मूर्ति किससे है, मतलब फेरल के नियम के अनुसार ना कोरियालिस जो हवाएं किधर मुड़ती हैं। तो देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि घड़ी के सुई के विपरीत में नहीं, घड़ी के सुई के अनुकूल दिशा में। ठीक है, और यहीं सॉरी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल, और घड़ी और यहीं पे देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में मुड़ती है। ठीक है, जो कि दोनों दोनों उल्टा दिए, तो ये भी दोनों क्या हो, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। तो यही कथन क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चक्रवात क्या है, निम्न वायु दाब के केंद्र है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 29। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है। कौन सा झील क्या है, लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो अष्टमुडी झील, पुलिकट झील, चिल्का झील और पेरियार झील। तो देखिए इसमें पेरियार झील जो है ना, ये केरल राज्य में पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध के निर्माण द्वारा बनाया गया, और ये कृत्रिम जलाशय मतलब झील है, कृत्रिम जलाशय भी कहा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये झील मुख्य रूप से मानव निर्मित जलाशय है, न कि प्राकृतिक लैगून। तो देखिए लैगून झीलों के उदाहरण में ये चिल्का झील है, जो कि कभी नहीं, इसका राज्य भी पूछ सकते हैं। तो चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। और उसी के बाद से पुलिकट झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद से एक तो खैर ये पेरियार झील तो सभी लोग पता होगा केरल में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 होगा। कह रहा है कि 9 डैश लाइन संबंधित है। 9 डैश लाइन संबंधित है किससे, तो देखिए 9 डैश जो है ना, ये दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है। किससे, दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है। देखिए नाइन दक्षिण चीन सागर ना एक अत्याधुनिक रणनीतिक और विवादास्पद समुद्री क्षेत्र है, और इसमें कई देश अतिव्यापी क्षेत्रों का एक तरह से दावा करते हैं। तो इसमें चीन है ना, चीन अपने 9 डैश लाइन नीति का हवाला देते हुए ना दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग को अपना क्या करता है, दावा जताता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, और मतलब सही उत्तर चयन करना है। एक तरफ सूची 1 दिया, दूसरी तरफ सूची 2। तो देखिए पर्वत समीर, और पर्वत समीर मतलब कहाँ पे प्रवाहित होता है, देखिए पर्वत समीर जो है ना, ये कैटाबेटिक है से संबंधित है। किससे, कैटाबेटिक से। इसलिए ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 होगा। उसके बाद चिनूक, तो देखिए चिनूक जो पवन है ना, इसे स्नो ईटर कहा जाता है। किससे, स्नो ईटर, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। इसमें देखिए क्या होता है ना कि इसमें गर्म हवाएं बहती हैं, तो जो बर्फ जो होती है ना पिघल जाती हैं, और इस बर्फ जब पिघलती हैं तो इसी को एक तरह से स्नो ईटर ही कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है सीमुम, तो देखिए सीमुम जो ना एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल है। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का क्या होगा, 4 होगा। एक ही बचा अब डी, सिराको। तो सिराको सहारा मरुस्थल से, तो डी का क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए ए का 2, बी का थर्ड किससे सम्मिलित है, बी में। देखिए ए का 2, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का है 1, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32। कह रहा है किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो किस अधिनियम के तहत रखा गया है, ये रखा गया राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय नीति मतलब राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ना 33% क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा इस पे इधर है, हाँ। ये कह रहा है कि 12 लाचा दर्रा क्या है, तो देखिए 12 लाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो देखिए 12 लाचा जो दर्रा है ना, ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। किसको, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न इसी में कर झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले
बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। तो सभी लोग पता होगा कि झारखंड के साथ जो सीमा बनाने वाले बिहार के जो जिले हैं ना, ये एक तो रोहतास है और गया है और कटिहार है। रोहतास, गया, कटिहार। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए यही पूछ सकते हैं ना कि नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन जिले हैं। तो एक आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो और यही पूछ सकते हैं, पश्चिम बंगाल से संपर्क करने वाले जिला, तो किशनगंज आता है, पूर्णिहार आता है, कटिहार आता है। और अगला अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, 35। तो ये कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद का गठन है उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति कैसे किया जा सकता है। तो देखिए संविधान के ना अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के ना निर्माण या उन्मूलन का अधिकार ना भारत के संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। अर्थात यूं कहें कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव या संसद से पारित विधि के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए इसमें होता है ना कि राज्य विधानसभा ना एक प्रस्ताव को विशेष बहुमत जो कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के ना कम से कम 2/3 से कम नहीं होना चाहिए से पारित करके विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का क्या कर सकती, अनुरोध कर सकती है। और जो प्रस्ताव पारित होने के बाद ना इसे संसद में भेजा जाता है, जो प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 36। यह कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में ना सभी राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें हैं समान है। मतलब कितना है, 11-11 है। आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है और मध्य प्रदेश में। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11 है। लेकिन महाराष्ट्र में जाएंगे ना, तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 19 है। तो 19 क्या है, यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है ये 37, कह रहा है कि किस अधिनियम क्या है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो इसमें देखिए केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो अलग किया गया था ना, ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अर्थात इस ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए इसमें हम लोग केवल सही प्रश्नों को ऑप्शन को देख रहे हैं ताकि मतलब गलत प्रश्न अगर जो मतलब हमेशा सही तरह से याद ही रहे। गलत प्रश्न देखने से कंफ्यूज रहता है कि ये भी इसका सही होगा, वो भी सही होगा। तो ऑप्शन 20 का क्या है, सही है। और अभी फिर दोबारा कहना चाहूंगा, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगला प्रश्न है 38। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो देखिए इसके जो सही आंसर होगा ये आर्टिकल अनुच्छेद 253 है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का एक तरह से अधिकार देता है। और ऐसे शक्ति ना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और सम्मेलन के ना कार्यान्वयन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 ये कह रहा है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है ना निलंबित हो जाए ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कि ऑप्शन ए में कह रहा है अध्यक्ष पद का रिक्त होगा, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या कह रहा है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित कर दिया जाता है ना, तो सदस्य अस्थायी रूप से अध्यक्ष का एक तरह से चुनाव करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है कि सभी सदस्य स्थानापात्र अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, मतलब एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जिले के अंतर्गत सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ये कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है। तो किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो। तो देखिए एक दल जो ना लोकसभा या चुनाव में मतलब 4 राज्यों में ना विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% और मतलब 6% हासिल करता है ना, तो लोकसभा में कम से कम, और देखा जाए तो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया जाता है। तो इसमें पूछा कौन से शर्तें नहीं है, तो किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हों। तो देखिए इसके थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है इस आंसर में, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि तीनों सही होना चाहिए। तो या एक गलत हो सकता है क्योंकि किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, तो किसी राज्य में नहीं बल्कि ये 4 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें ना तो केवल एक क्या हो जाएगा, गलत होगा। बाकी जो दूसरा कथन दिया है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ये सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी क्या है, सही है। तीसरा जहां तक मुझे गलत लग रहा है, तो इसलिए केवल बी इसका हो जाएगा, केवल 1 क्या है, गलत है। इसे आप लोग एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जहां तक मुझे लग रहा है केवल 1 ऑप्शन बी क्या है, सही है।
अगला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा पड़ेगा ये, 41। तो देखिए 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, और देश की एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, और संविधान का पालन करना। तो देखिए बी दे रहा है, देश की एकता का रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और डी संविधान का पालन करना। ये सभी क्या है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। और धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य के नहीं अंतर्गत नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसका, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मौलिक सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक संस्था है। तो निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसमें पूछा है कौन संवैधानिक, एक तरह से संवैधानिक आयोग ना। तो देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात भारतीय संविधान के ना अनुच्छेद 324 के तहत, किसके, तो 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ना, ये भी क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, ये भी एक तरह से संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 340 क्या है, 340 के मतलब 340 का पालन करते हुए ना काका कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को ना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया गया था। तो बाकी ये जो तीसरा कथन जो दिया है कि मानवाधिकार आयोग, तो देखिए मानवाधिकार आयोग जो है ना, ये मतलब संवैधानिक आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक और दो इसका क्या है, सही है। तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अच्छा, हाँ ठीक है, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। कितने भारतीय राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसमें दो हो जाएगा। ठीक है, भारत में दो राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, हम लिख ही देते हैं इसको। देखिए डॉक्टर कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थे जाकिर हुसैन थे। और दूसरे थे, ये दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे ये फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो दो दो व्यक्ति थे ऐसे, दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है निम्नलिखित में सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो पहला कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा आया था ना, ये 1973 में आया था। कब, तो 1973 में। उसके बाद कह रहा है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत केंद्र सरकार का मुकदमा, तो ये जो आया था 1980 में आया था। कब, 1980। उसके बाद कह रहा है गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा, तो ये 1967 में आया था। कब, 1967 में। उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का योजना, तो ये 1978 में आया था। कब, 1978। तो देखिए अब सबसे पहले कौन सा है, तो ये 1967 है ना, गोलकनाथ, अर्थात 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद एक आ जाएगा, क्योंकि 1973 है, 1967 के बाद 1973 एक। उसके बाद से देखिए 4 आएगा, क्योंकि 1978 है मेनका गांधी वाला। और 1 3 1 4, और लास्ट में सबसे आएगा 2 3 1 4 2। अब देखिए 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 3 1 4 2, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है। कौन प्रेम शब्द का परिवाची नहीं, तो ये प्रणय, अनुराग, प्रीति, घृणा। तो आप सभी लोग पता हो परिवाची जो होता है एक तरह से सिमिलर शब्द ही होता है। घृणा क्या है ना, इसका विलोम में आ जाएगा, और यही विलोम पूछा होता ना, तो ये घृणा होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रेम शब्द का परिवाची होता है प्रीति, अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति आदि मतलब होता है। उसके बाद कह रहा है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए वेदोक्त का जो संधि विच्छेद है ना, ये होगा वेद धन उक्त, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वेद धन उक्त। और इसमें अगर जो संधि पूछ दिया होता है कौन सी संधि है, तो इसका जो संधि होता है गुण संधि होता है। कौन सा संधि होता है, ये होता है गुण संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद करें निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो देखिए हेनरी, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामधारी सिद्दीनकर, या हेनरी डेरिजियो। तो देखिए ये इसमें जो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो है ना, इन्हीं को एक तरह से देखा जाए तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। और देखिए सभी लोगों को लगा कि हेनरी डेरिजियो तो एक तो पुर्तगाली थे। तो देखिए ये पुर्तगाली और अंग्रेजी मूल होने के मतलब होने के बावजूद ना, ये स्वयं को भारतीय मानते थे। ठीक है, और आधुनिक कविता के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। ठीक है, बाकी इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इसका जो सही आंसर होगा आप लोग अपने आंसर में बताइएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न संख्या 48 ये कह रहा है कि, एक मिनट इसको देखते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या 48 ये कह रहा है ना कि रिवर ब्रिट क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसको हम लोग सही को चूज करना है। तो इसका जो सही चूज है ना, देखिए रिवर ब्रेट होता है, स्पेलिंग क्या होता है, REVER BERAT होता है। इसमें बी में जो दिया REVO नहीं होता, ई होता है। और उसके बाद सी में दिया REVER, बी के बाद से ई होता है, आर के बाद से ए होता है, ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद डी क्या दिया है, REVARBERAT, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, द फैंस इनवाइटेड द क्रिकेट। द फैंस इनवाइटेड द क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसका जो फैंस इनवाइटेड द क्रिकेट होगा ना, इसका हो जाएगा द क्रिकेट वाज इनवाइटेड बाय द फैंस। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो 1/18 या 2/12 या 3/16 या 4/15। तो देखिए इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो पहले इसको दशमलव में बदल लीजिए, क्या करिए इसको दशमलव में बदल लीजिए, या 8 12 16 का कॉमन लॉसो लीजिए और उससे डिवाइड मतलब गुणा करके जो प्रक्रिया होती है एलसीएम लेने के बाद से उसको सॉल्व करने का। तो इसमें अब सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे बड़ा जो भिन्न होगा ना 4/20 ही होगा। कौन, 4/20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप लोग अपने स्तर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए और जो 8 12 16 और 20 का जो लॉसन का एलसीएम लेंगे ना, तो ये आएगा, मैं ये बोल दे बता दे रहा हूँ, 240 आएगा। और आगे की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक में 240 से गुणा कर देंगे, मतलब 1/8 में 240 में 1/8 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसके बाद से जो आप सभी लोग पता होगा जब, और उसके बाद से पुनः एक बार डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए ही होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5 7 9 के अनुपात में कुल राशि 309 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों कितने हैं। तो देखिए इसको लगाने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कई तरीके से लगाया जा सकता है। तो इसको 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को ना एक तरह से अनुपात में मान लेंगे। तो 50 एक्स, एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये 50 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 एक्स। एक मिनट इसको, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए ना प्रश्न संख्या 51 में है, तो एक होता है ना कि इसमें एक देखिए 50 पैसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 लिख सकते हैं। और 10 पैसे को क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख सकते हैं। इसमें दिया कितने, 5 7 9 के अनुपात में है। तो मान लेंगे कि 5x 7x और 9x के अनुपात में है। तो ये तो मतलब फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉइंट निकालना होना, तो क्या कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसको क्या कर देंगे, 5x कर देंगे, 5x मतलब 1/2 में 5x से गुणा कर देंगे, तो ये इसका नंबर ऑफ कॉइन आ जाएगा, ठीक है। वहीं 1/4 में किससे गुणा कर देंगे, तो 7x से, तो 7x/4 हो जाएगा। और उसके 1/10 में 9x मतलब जो अनुपात दिया है 9x/10 से, मतलब 9x से गुणा कर देंगे, किससे, 9x से, ठीक है। तो और इस तीनों को जोड़ दें, तो तीनों को जोड़ने के बाद से जो हमारा पैसा कितना दिया है, 309 रुपया ही दिया है, ठीक है। अब उसके बाद से सॉल्व करना सभी लोग पता होगा, तो अगर जिसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम किसका 20 आएगा, बाकी ये अगर और जो आगे सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग x बराबर आपका 60 आएगा, ठीक है। x सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, x बराबर 60 आएगा, ठीक है। और 60 जब आएगा ना, तो 5x में गुणा कर देंगे, कितना देखिए 5 दे, इसका मान वैल्यू दिया ना, मतलब 50 पैसे का। तो क्योंकि 50 पैसे के ही सिक्का पूछा है, पहला 50 पैसे का 5 5 है, तो 60 गुणे 5 करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 300। तो ऑप्शन नंबर सी में जो देखिए 300, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उनके 3 पुत्र, वह प्रत्येक पुत्र की पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए पहले तो व्यक्ति हो जाएंगे और पत्नी हो जाएगा। कौन पहले, तो देखिए एक परिवार में व्यक्ति और उसकी पत्नी, तो व्यक्ति और प्लस उनकी पत्नी, ठीक है। उसके बाद से क्या दे रहा है कि उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र। अब देखिए उसके 3 पुत्र हैं, उसके 3 पुत्र व उनके प्रत्येक पुत्र की पत्नियां। इसको अच्छा हम लोग सीधे इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी पत्नी, ये तो 2 हो गए, यहाँ से कम आई। उसके बाद उसके 3 पुत्र व उनके प्रत्येक पुत्र की पत्नियां, ठीक है। तो ये तो 3 पुत्र हैं, तो और इनकी पत्नियां हो जाएंगी, तो 6 ये हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए, और उसके बाद से क्या कर रहा है कि पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में ना 3 3 बच्चे हैं। तो प्रत्येक परिवार में कितने हैं, 3 3 बच्चे हैं। और जो 3 हैं, तो 3 चूंकि लड़के हैं और प्रत्येक में 3 3 लड़के हैं, तो 9 तो वही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 तो पहले खुद थे,
परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, दो यहाँ तक हो गया। उसके तीन पुत्र, तो तीन पुत्र का एक पत्नियां भी लेंगे तो तीन पुत्र और तीन पत्नी, सॉरी तीन पुत्र और तीन पत्नियां, कुल 6 हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहना है कि उस पुत्र के परिवार में तीन तीन बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं तो कुल 9 हो जाएगा। तब देखिए 2 6 कितना हो जाएगा, 8 होगा, और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा। परिवार में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 17 होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित युग्म की संख्या है। तो कह रहा है कि 12 60 और 84। तो 12 और 60 84 मतलब इस तरह से संबंधित हैं। तो देखिए 12 में अगर जो 5 से गुणा करेंगे ना, गुणे 5, 12 5 कितना होता है, 60 होता है। और 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 12 से कितना आता है, 84 आता है। अर्थात 5 का गुणा हुआ है 12 में एक बार 7 से गुणा हुआ है। तो अब देखिए 16 में अगर जो ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, 16 में मतलब दूसरा में मतलब पहले 5 से गुणा करेंगे फिर 7 से गुणा करेंगे। तो 16 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुणे 5 बराबर 80 आएगा जो कि दिया है। और उसके बाद से 16 में 7 से गुणा करें तो कितना आएगा, तो देखिए 16 7 कितना होता है, 112 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिल जा रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, किधर, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। और उसके बाद कह रहा है क्यू यस के तुरंत बाएं की ओर बैठा है। क्यू जो है यस के तुरंत बाएं की ओर बैठा है। इसको हम लोग बनाते ही चल देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 5 लोग हैं, नहीं सॉरी 6 मित्र हैं। तो इसमें कह रहा है ना क्यू जो है ना, क्यू जो किधर है, मतलब एक मिनट कहाँ गया, क्यू जो है यस के तुरंत बाएं। तो देखिए ऐसे एक तरह से खुद को अपनी उसके जगह पर मान लीजिए, और मान लीजिए ऊपर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो क्यू जो दिया यस के तुरंत बाएं, तो यस के यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ आ जाएगा। क्यू देखिए क्यू के यस के तुरंत ये बाएं हो गया, ठीक है, और ये दाएं होता है। तो क्यू जो है यस के तुरंत क्या है, बाएं है। उसके बाद कह रहे आर और आर टी और यू के, आर जो है ना टी और यू के बीच में बैठा है, ठीक है, आर जो है टी और यू के बीच में बैठा है। तो देखिए यू का हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ पर दिया है, लेकिन आगे का रहा ना क्यू जो है यू के दाएं और चौथे स्थान पे है। क्यू जो है ना यू के दाएं और चौथे स्थान पर, अर्थात यू तो अब इधर ही आएगा बाएं और, मतलब क्यू जो यू जो होगा क्यू के बाएं और होगा, ठीक है। तो यू किधर है, यू के तो चौथे स्थान पे है। तो चौथे स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, एक तो खुद ही होगा, 2 3 और ये 4 चौथे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। अब देखिए अब यू का स्थान मिल गया ना। अब देखिए ये कह रहा है ना कि क्यू जो है यू के दाएं और चौथे स्थान पे है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पे दाएं और चौथा स्थान है, क्योंकि ये जो होगा स्थान होगा दाएं होगा, ठीक है। तो अब यू का स्थान मिल गया। उसके बाद अब टी को तो बैठा ही देंगे। देख कह रहा है कि आर जो है ना टी और यू के बीच में है, और चूंकि 6 लोग हैं तो आर जो हो जाएगा टी हो जाएगा ना, आर यहाँ पे हो जाएगा टी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आर जो दे रहा है यू और टी के बीच में है, ठीक है। और एक ही व्यक्ति बचा है, कौन वो है, एक ही व्यक्ति अब, हाँ आगे भी जो दिया है यू के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो पी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ पे बस एक ही व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। और कह रहा है पी के दाएं और दूसरे स्थान कौन बैठा है। तो देखिए पी के दाएं और दूसरे स्थान कौन है, तो पी के दाएं और जो दूसरा स्थान है यही तो है, यस ही है, क्योंकि पहला स्थान ये दूसरा स्थान यस। तो यस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है। तो देखिए गौतम बलश्री का जो संबंध है ना ये नासिक अभिलेख से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और अगला कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। बौद्ध धर्म के बारे में पूछा है, कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो इसमें पहला कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का कोई विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि भिक्षुओं के बीच में ना इसमें विनय अनुशासन संबंधी मतभेद और हीनयान और महायान विभाजन जो था ना ये चौथी बौद्ध संगति के अंतर्गत हुआ था। इसमें चौथी में हुआ था, ठीक है। तो ये पहला कथन क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्ष पद को समाप्त करना है, ये भी क्या है, सही है। चौथा कह रहा है नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी क्या है, सही है। 2 3 4 सही है। तो देखिए 2 3 4 सही है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, ये देखिए ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब पूछा इसमें कौन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पहला कह रहा है राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो राजा का पद था अनुवांशिक हो गया था। अगला कह रहा है कि सभी और सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभा और समिति जो थी क्या थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है।
उसके बाद तीसरा क्रम, महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये कथन क्या है, गलत है। और पूरा इसका शुरू से देखें, देखिए कि ऋग्वैदिक काल में ना राज्य व्यवस्था के संबंध में जो तीसरा कथन क्या है, गलत है। कारण क्या है कि महिलाओं को न सभा एवं विधत में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, न कि सभा एवं समिति में। ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 सही है। लेकिन इसमें पूछा कौन निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है, केवल 3 सही नहीं है। तो केवल 3 सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, 58 होगा। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ना इस्लामी शासन के धार्मिक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, और ये राज्य को ना मतलब धर्म को राज्य की राजनीति से अलग कर दिया था। तो और यही एक नया धर्म चलाना चाहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका शासन काल देखा जाए ना तो 1296 से लेकर 1316 तक था। 1296 से 1316 तक था। नेक्स्ट है 59, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग के बाद से कौन सी घटना घटित हुई थी, हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये बिल्कुल सही है। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच भूख हड़ताल हुआ, ये कथन क्या है, गलत है। उसके बाद कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अत्याधिक प्राथमिकता दी गई, ये भी कथन क्या है, गलत है। और डी में दिया बी तथा सी दोनों, ये भी क्या है, गलत है। अर्थात केवल ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ना हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 60। तो ये कह रहा है कि किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला, इसमें पूछा, ठीक है, न कि किसी भी महिला। और जो सबसे पहले महिला पूछा होता तो ये उनके बारे में होता, क्या नाम उनका, अरे हाँ, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के बारे में होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 40वां होगा। कौन सा, 40वां। देखिए सरोजिनी नायडू इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ना पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और आप सभी लोग पता होगा सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये एनी और ये जो सरोजिनी नायडू थी ना 1925 में, प्रश्न पूछता है कब, तो 1925 में। और कहाँ पे, तो ये कानपुर के अधिवेशन में। कहाँ पे, तो कानपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें मतलब 40वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करिए, विचार करिए। तो पहला कह रहा है क्रिप्स मिशन। अच्छा, इसको इन घटनाओं को सही क्रम में देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सबसे पहले आएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद कर अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल योजना। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा ना नेहरू रिपोर्ट आएगा, जो कि 1928 में आया था। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, दूसरा अगस्त प्रस्ताव। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कब, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग हासिल करने के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद से क्रिप्स मिशन है, ये भी 1942 में ही आया था, लेकिन महीना इसका चेंज था। ये मतलब अगस्त प्रस्ताव के बाद में आया था। उसके बाद बेबल योजना, तो बेबल योजना 1945 में था। ठीक है, अर्थात अब क्या हो जाएगा, देखिए पहले होगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। अब देखिए 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ए में दिया ना 3 2 1 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें पहला दे रहा ना चंपारण आंदोलन। तो सबसे पहले आएगा आएगा कौन सा, चंपारण आंदोलन आएगा, जो कि 1917 में 18 में हुआ था। नहीं सॉरी 1917, चंपारण आंदोलन 1917। फिर मोपला विद्रोह 1921 में आया था, और उसके बाद से जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, और चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था सभी। ठीक है, 1922। तो देखिए 1921 में मोपला विद्रोह के बाद से जलियांवाला बाग काट दिया, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में था, और यही जलियांवाला बाग कब, तो 1919 में, और मोपला विद्रोह 1921, और चौरी चौरा कांड 1922। यही ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में दिया है। उसके बाद कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो देखिए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना था ना, ये किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और किस वर्ष में किया था, तो 1347 में। कब, 1347 ईस्वी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है, तो निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार क्या करिए, व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला कर है मुंडा विद्रोह। तो देखिए मुंडा विद्रोह जो हुआ था ना, कब हुआ था, एक मिनट इसको हम लोग थोड़ा चेक करते हैं। ये तो जो संथाल विद्रोह हुआ था, ये तो सभी लोग पता होगा ही, ये 1855-56 में हुआ था। 1855 और 56 में। ठीक है, और मोपला विद्रोह अभी ऊपर हम लोग देखे ही थे, ये 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 से 1922 तक हुआ था। और
उसके बाद दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए दक्कन विद्रोह हुआ था ना, वो 1800 लगभग, हाँ 1875 ईस्वी में। और उसके बाद मुंडा विद्रोह तो 1899 से 1900 की 1899 से लेके 1900 मतलब 1900 ईस्वी तक हुआ था। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये संथाल विद्रोह सबसे पहले 1855-56, 2 के बाद से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि दक्कन विद्रोह 1875 में था। 2 के बाद 4, उसके बाद क्या आएगा? तीसरा क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका 2 1 2 4 1 आ जाएगा, क्योंकि मुंडा विद्रोह उसके बाद 2 4 1 3, अर्थात देखिए 2 4 1 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उसके बाद है कि प्रश्न संख्या 65, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित टेराकीय खोज हुई थी? टेराकीय खोज, तो देखिए तो इसका जो टेराकीय नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस प्रिंट दिया है, यह टेराकोटा होना चाहिए। टेराकोटा मतलब होता है ना जो मिट्टी से एक तरह से खिलौने बनाए जाते हैं, उसी को टेराकोटा कहा जाता है। तो देखिए बनावली जो है ना, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, और यहीं पर पुरातत्व स्थल खोदाई से ना बनावली से ही टेराकोटा के मतलब टेराकोटा मिला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सूफी संतों को मिलान सिलसिलों के स्थान करें और जिनसे वो संबंधित हैं, ठीक है। और नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। एक तरफ दे रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे किससे संबंधित है? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। शेख निजामुद्दीन औलिया ए का थर्ड ही होगा। उसके बाद क्या है? बहाउद्दीन जकारिया, तो देखिए बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी से संबंधित है, बी का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि मियाँ मीर, तो मियाँ मीर कादरी से संबंधित है, किससे? कादरी से, अर्थात सी का क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है अहमद सरहिंदी, तो अहमद सरहिंदी किससे संबंधित है? नक्शबंदी से, अर्थात डी का क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अब देखिए ए का थर्ड बी का टू किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए का थर्ड बी का टू और सी का वन और डी का फोर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। तो ये कह रहा है कि निम्न गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहे वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल सही है। 9 जनवरी 1915 कब? 9 जनवरी 1915 को। और इन्हीं आने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग पता होगा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है ना कि दूसरा सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी कथन क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी, ये भी कथन क्या है? गलत सही है, क्योंकि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो व्याख्यान दिए थे 1916 में ये घटना घटित हुई थी, अर्थात 1 2 3 तीनों सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों तीनों कथन क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए आधुनिक बिहार का जो निर्माता है ना, वो ये इसमें दे रहा है आचार्य नरेंद्र देव, श्री कृष्ण सिंह, कुमार कालिका प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता ना सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन राज्य शामिल नहीं थे? तो धुरी राष्ट्रों में देखिए धुरी राष्ट्र जो थे, धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत आते थे ना जर्मन, इटली और जापान। किस कौन कौन राज्य आते थे? जर्मन आता था, इटली आता था साथ में इसके, और एक और राज्य कौन आता था? जर्मन, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। कौन? ये धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। बल्कि सोवियत संघ उसमें नहीं आता था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3, ये सोवियत संघ धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत नहीं आता था। और यहीं पे पूछ देता मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ना यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी था, शामिल था उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही कीजिए और सही कूट चुनिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला दे रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? एक मिनट इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग ना बारूद का एक मुख्य, ये एक तरह से देखा जाए तो बारूद का एक मुख्य आक्सीकरण घटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी को ना एक नाम और क्या जाता है? साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो साल्ट पीटर, ये क्या होता है? सॉल्ट पीटर होता है, ठीक है। तो बारूद, इसका ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए का देखिए थर्ड होगा। उसके बाद कह रहा है पेनिसिलिन, तो देखिए पेनिसिलिन ना ये एक तरह से प्रतिजैविक होता है। क्या होता है? प्रतिजैविक, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा।
बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद यूरिया का रहा है, तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और इसका ना व्यापक रूप से उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यूरिया का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1, सी का 1 होगा। मैलाथियान क्या है, तो देखिए मैलाथियान जो है ना ये कीटनाशक है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है और इसका उपयोग मच्छरों और अन्य कीटों को ना नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए डी का 2। अब देखिए किस ऑप्शन से मिलान कर रहा है, ए का 3 बी का 4। देखिए ए का 3 बी का 4 किसमें है, देखिए इसे पोटेशियम नाइट्रेट एक ही ऑप्शन आप कंफर्म जानते हैं ना, तो ए का 3 जैसे मिलाएंगे आगे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि 3 ए का किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यही ऑप्शन देख के हम लोग सही कर देते हैं, आगे कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, एलिमिनेट प्रोसेस से ऐसे प्रश्न काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है ये 671। तो ये कह रहा है केंद्रिका में पाया जाता है, तो देखिए केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है, इसमें कह रहा है प्रोटीन तो बिल्कुल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रिका में प्रोटीन आरएनए और डीएनए पाया जाता है जबकि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला है 72, तो ये कह रहा है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, तो देखिए यही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि क्योंकि देखिए पित्त रस में ना कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, इसलिए लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होती है, ये कथन क्या है, गलत है। तो ये पूछा कौन सही नहीं है, तो यही पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, तुम्हारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बी कह रहा पित्त वसाव के पाचीकरण में सहायता पदार्थ है, ये बिल्कुल सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों के पीएच को उदासीन बनाता है, बिल्कुल सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है, अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, क्या था, तो वो देखिए वो लक्षण कौन सा था जिसपे 5 लक्षण आधारित था, तो इस पे क्या था, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी देखिए कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि, इन्हीं पर 5 जगत वर्गीकरण क्या है, आधारित, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय या तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है, क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है, तो इसमें आएगा घर्षण बल, क्या है, घर्षण बल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए घर्षण बल ना एक अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का क्या है, उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 75 कह रहा है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा पीएच बल किस में पाया जाता है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ना पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से किसका होगा, तो देखिए नींबू, ऑप्शन नंबर इसका सही कौन होगा, देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं एक अलग अलग, देखिए नींबू के रस का जो क्या होता है, अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 2 से लेके 3 होता है, 2 से 3 होता है। कॉफी कितना होता है, तो 4.5 से लेके ये लगभग 5 होता है। ठीक है, रक्त का सभी लोग पता होगा 7 पॉइंट मतलब 7 से लेके 7.4 तक होता है। ठीक है, 7.4 तक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे ज्यादा होता है जो कि 2.5 होता है और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2। तो देखिए पहला कह रहा है कुजनेट्स, कुजनेट्स क्या है, तो देखिए कुजनेट न उल्टा यू मतलब कुजनेट जो होता है उल्टा यू वक्र परिकल्पना से जुड़ा है, जो ये बताता है ना कि जैसे कोई देश विकसित होता है ना तो उसमें आर्थिक असमानता पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है, अर्थात शुरुआती दौर में ना आर्थिक असमानता क्या होती है, बढ़ती है, बाद में घटने लगती है। ठीक है, और भारत में देखा है तो इसमें वही स्थिति वर्तमान में है। तो उल्टा यू यू वक्र परिकल्पना से अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नर्क क्या है, नर्क्स, तो देखिए इस क्या सुमिलित होगा ना, ये होगा, देखिए नर्क संतुलित वृद्धि सिद्धांत के प्रस्तावक है और ये तर्क देते थे ना कि विकास के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के एक साथ निवेश आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 संतुलित वृद्धि सिद्धांत, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, सामने ही सामने सुमिलित है, अर्थात ए का थर्ड, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद लेबेनस्टीन, तो लेबेनस्टीन एक क्रांतिक न्यूनतम प्रयास है और इसका सुमिलित जो होगा 4 होगा, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सुम्पीटर, तो देखिए सुम्पीटर ने ना आर्थिक विकास को नवीनता और उद्यमशीलता से जोड़ा था और इसलिए देखिए ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी का क्या होगा, 1। अब देखिए ए का थर्ड बी का 2 किस में है, ए का थर्ड बी का 2 ऑप्शन नंबर बी में है और सी का क्या है, 4 और डी का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। तो ये कह रहा है कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथीलियम की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाएं तो क्या होने की संभावना होती है।
तो देखिए जो देखिए ये अग्नाशयी एंजाइम विशेषतः ट्रिप्सिन तथा लाइपेज ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अमाशय का पीएच एकदम नीचे गिर जाएगा, ये भी नहीं होगा। स्टीएप्सिन अधिक कार्य सक्षम होगा, कार्यक्षम हो जाएगा, ये भी क्या है, नहीं होगा। बल्कि प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज तथा प्रोटोन्स जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 78, प्रश्न संख्या 78 है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक का उदाहरण है? तो प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीय प्रदूषण, तृतीय प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 78 है ना। तो देखिए ये आएगा द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत। ओजोन जो कि O3 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4, ठीक है, H2SO4 ये सब द्वितीय प्रदूषण के क्या है, उदाहरण है। देखिए द्वितीय प्रदूषण वो होता है ना जो प्राथमिक प्रदूषण वायुमंडल में अन्य यौगिकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके बनता है, और प्राथमिक प्रदूषण वो होता है जो सीधे एक स्रोत जैसे कि कार के निकास या कारखाने से जो उत्सर्जित होते हैं, या कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये द्वितीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। किसके, द्वितीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम अर्थात ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ईईजी होता है ना, ये मस्तिष्क की निगरानी रखने के लिए जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो देखिए स्थिर ताप पर जब तापमान स्थिर रखा जाता है ना, तो और किसी गैस का दाब अर्थात पी जो उसके आयतन भी के, ये सभी लोग पता है कि आयतन जो सॉरी गैस का जो दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो और इसी संबंध को बायल का नियम कहते हैं। और इसके अंतर्गत जब ना स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर क्या होता है, ये बढ़ेगा, दाब क्या होता है, बढ़ेगा, अर्थात बी क्या हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। अगला प्रश्न 81 का रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो देखिए आर्द्र वायु में जो होता है ना, एक मिनट, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखना था 81 प्रश्न, ठीक है। तो 81 कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कह रहा है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं। देखिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, तो ये कथन क्या है, गलत है। तो देखिए इसको एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका केवल एक सही होगा, दूसरा कहीं सही नहीं होगा। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, तो ये जहां तक लग रहा है कि मुझे सही नहीं होगा। तो आप लोग और जो सही होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कह रहा है गति विषयक नियम। तो देखिए गति विषयक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम था ना, ये आइंस्टीन जो दिया ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने नहीं दिया था, बल्कि एक डच गणितज्ञ थे, कौन, बिलेब्राड स्लेलियस, कौन, स्नेलियस थे, इनके द्वारा ये दिया गया था। बिलेबार्ड, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या है, बिले बिलेब्राड बिलेब्राड स्नेलियसियस के द्वारा दिया गया था। ये कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। उसके बाद कह प्रकाश का व्यक्तिगत थॉमस यंग, बिल्कुल सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस, ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी क्या है, गलत था, इसलिए क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राजस्व घाटे। राजस्व घाटों में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने पर हम पाते हैं क्या? तो इस देखिए राजस्व घाटे हैं, देखिए राजस्व घाटा ना तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और प्रभावी राजस्व घाटा ना या राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान के बीच का एक तरह से अंतर होता है। तो यूं देखें कि राजस्व घाटे से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर पाते हैं क्या, इसको प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 84 प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तर का उदाहरण है? तो रक्त, अस्थि और उपास्थि। तो देखिए रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये तीनों के तीनों ना संयोजी उत्तर के उदाहरण है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है, संयोजी उत्तर के उदाहरण है। उसके बाद कह रहा है 85 कि निम्नलिखित में से किस बृहद मुद्रा M3 की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए M3 में जनतक पास करेंसी ये शामिल किया जाता है, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा एवं समाधि जमा ये भी शामिल किया जाता है, बल्कि
भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा ये भी शामिल किया जाता है। डाकघर बचत में बैंक जमा धनराशि ये शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात M3 की गणना में मतलब डाकघर बचत में बैंक जमा धनराशि नहीं शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र में वायु क्या होता है, कारण क्या है इसका। तो देखिए आज कारण है ना कि शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, ये कथन क्या है, गलत है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या है, सही है। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद करें सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। तो देखिए जो सीमेंट होता है ना, ये कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। उसके बाद करें गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं। कारण क्या है इसका, तो कारण है ना कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि इनका प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से जो बनता है वो सहजीविता कहलाता है। शैवाल और कवक मिलने से बनने वाले लाइकेन के संबंध को सहजीविता या पारस्परिकता कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहे हैं गैसों को किस प्रकार के द्रव में बदला जा सकता है। तो गैसों को किस प्रकार द्रव में बदला, नहीं यहाँ बदला होना चाहिए, बदला जा सकता है। तो देखिए गैसों को द्रव में बदलने का मतलब किस तरह से बदला जाता था ना, तो दाब बढ़ा दिया जाएगा और उसका ताप घटा दिया जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गैसों को जो द्रव में बदलना है तो दाब बढ़ाकर तो ताप घटाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है 91, कह रहा है कि पुकेसर अपने पराग कोषों और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। क्या है ये, कह रहा है पुकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, ये मिले होते हैं कंपोजिटी से, किससे, कंपोजिटी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, सही है। उसके बाद कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग फोर्थ एक तत्व की इलेक्ट्रॉन की बंधुता उच्च होती है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका जो कथन, पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। वर्ग फोर्थ एक के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, तो ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे अधिक होती है ना, ये क्लोरीन का होता है, किसका, क्लोरीन का, जहां तक मुझे लग रहा है क्लोरीन का ही होता है, ठीक है। इसको आप लोग अपने स्तर पर एक बार चेक कर लीजिएगा और सही उत्तर का कमेंट करिएगा। क्लोरीन का ही होता है, कंफर्म है इसका, ठीक है। तो फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, तो ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो बिल्कुल सही है, अर्थात 1 और 3 सही है। तो देखिए 1 और 3 सही है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है। तो लकड़वाला समिति बिल्कुल सही है। लकड़वाला समिति जो गठन कब किया गया था, तो 1993 में, ठीक है। उसके बाद कह रहा सी रंगराजन समिति, ये भी क्या है, गरीबी से ही संबंधित है, जो कि 2012 में इसका गठन किया गया था। और उसके बाद कह रहा है तेंदुलकर समिति, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि तेंदुलकर समिति ये भी गरीबी से संबंधित 2005 में इसका गठन किया गया था। बाकी ये नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग से संबंधित है, जो कि 1991 और 1998 में गठित किया गया था। इसका 2 बार हुआ था गठन, 1991 और 1998, ठीक है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ना, 1 2 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो देखिए विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है ना, नीदरलैंड में किया गया था। किस वर्ष, नीदरलैंड में 1602 ईस्वी में, इसमें 1602 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का जो प्रथम तितली उद्यान जो है ना, ये है आपका बन्नेरघट्टा में, और ये है कहाँ पे, बंगलुरु में है, बंगलुरु में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद करें भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो देखिए भारत की जो परमाणु नीति की घोषणा है, ये की गई थी 2003 में। कब, तो 2003 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक कथकली से संबंधित है। तो देखिए इसमें जो ये दर्शना झावेरी, कुंचू कुरूप, शोभना नारायण, या ए और बी दोनों। तो देखिए ये और बी दोनों नहीं होगा। ये कथकली ना एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति ना भारतीय राज्य कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। और ये जो कुंचू कुरूप जो है ना, यही किससे संबंधित है, ये कथकली से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98, तो ये कह रहा है कि अब तक भारत में कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए 6 राष्ट्रपतियों को अभी तक ना, मतलब
सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से, अर्थात इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उस इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखे हैं, सर्वपल्ली, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, बोल दे रहा हूँ, इनको मिला था 1954 में। कब? 1954। उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद, आरपी बस लिख देते हैं, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962 में मिला था। उसके बाद जाकिर हुसैन, जे एच लिख देते हैं, जे एच जाकिर हुसैन, इनको कब मिला था? इनको मिला था 1963 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं वीवी गिरी, क्या है? वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी, इनको मिला था कब? तो 1975 में, 1975 में। उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे, इनको मिला था कब? 1997 में, 1997 में मिला था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, पी पीएम लिख देते हैं इनको, केवल प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इनको मिला था 2019 में, ठीक है, अर्थात कुल 6 लोगों को मिला था, मिला है अभी तक। अगला है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो देखिए फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो देखिए जर्मनी की जो आधिकारिक मुद्रा होता है ना, ये यूरो है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए 100 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो गया, ये वीडियो काफी बड़ा हो गया जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी। और इसी के साथ समाप्ति के साथ कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।